हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ध्यानपूर्वक पढ़े और मैं लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वह भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा हिक्केटियस को। हिक्केटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक, ठीक है। अगला देखते हैं कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने किस शब्द का प्रयोग किया था? जियोग्राफिका का, ठीक है। किसका प्रयोग किया था? जियोग्राफिका का। किसने? इरेटोस्थनीज ने। अगला देखते हैं कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कार्ल लिटर को, ठीक है। कार्ल लिटर को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहते हैं। किसे? कार्ल लिटर को। रिटर, ठीक है। नाम सही आ रहा नहीं, कार्ल रिटर। अगला देखते हैं कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो आपका उत्तर होगा एच बेराज, ठीक है। एच बेराज है जो मानव पारिस्थितिकी के रूप को परिभाषित करने वाला विद्वान है। कौन है? एच बेराज, ठीक है। एच बेराज है, ठीक है। अगला देखते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा पेसल को, ठीक है। पेसल या पेसेल, ठीक है, नाम एक ही है, ठीक है। पेसल या पेसेल कि क्या है, प्रश्न क्या है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा पेसेल, ठीक है। अगला देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? प्रश्न को पढ़े ध्यानपूर्वक कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा वोरेनियस ने कहा था। वोरेनियस ने क्या कहा था? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वोरेनियस ने कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कोपरनिकस को, ठीक है। कोपरनिकस को किसका श्रेय दिया जाता है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? कोपरनिकस को। अगला देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा वो कहलाते हैं ग्रह, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा ग्रह कहलाते हैं। अगला देखते हैं कि भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूलोक भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो आपका उत्तर होगा, यह कहा था कांट ने कहा था, ठीक है। कांट ने क्या कहा था? भूलोक भूतल का अध्ययन है, ठीक है। यह किसने कहा था? कांट ने। अगला देखते हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं या कितने ग्रह हैं? तो आपका उत्तर है 8, ठीक है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो आपका उत्तर होगा 8 ग्रह है, ठीक है। अगला देखते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा उपग्रह कहते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़िए वापस से कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। अगला देखते हैं
कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा केपलर ने किया था। केपलर ने क्या किया था? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। किसने किया था? केपलर ने। अगला देखते हैं कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपका उत्तर होगा 21 जून को। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है 21 जून को। अगला देखते हैं कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा किसने की थी? कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? सौर मंडल की। ठीक है, अगला देखते हैं कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा सूर्य को। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को, याद रखें। अगला देखते हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा अपसौर। ठीक है, अपसौर किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर, अपसौर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये उल्टा है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं उपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? उपसौर। उपसौर किसे कहते हैं? तो आपको ये बताना है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो कितने हैं? 89। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो आपको बताना है कितने? 89 है, 89। अगला देखते हैं कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कितनी है? 4। किसकी संख्या? पार्थिव ग्रहों की। कितनी है? 4। अगला देखते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? कहलाती है, कौन कहलाती है विस्फोटी तारा? तो आपका उत्तर होगा अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा है जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ठीक है, अभिनव तारा जो ब्रह्मांड में क्या कहलाती है? विस्फोटी तारा। या अभिनव तारे का दूसरा नाम क्या है? विस्फोटी तारा। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर उत्तर देना है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो आपका उत्तर होगा सूर्य। ठीक है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो आपका उत्तर होगा 8 से 3 मिनट लेता है। कितने मिनट? 8 से 3 मिनट। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो आपका उत्तर होगा 8 से 3 मिनट लेता है। कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो ये 99% लोगों को पता होगा कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा कौन सा है? वरुण। ठीक है, ये अरुण वरुण में कंफ्यूज हो जाता है, बाकी अरुण ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए आप बता रहे हो। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो आपका उत्तर होगा बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह? बुध है। अगला देखते हैं कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो आपका उत्तर होगा बुध। ठीक है, बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ठीक है, किस ग्रह में? बुध ग्रह में। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर आपको डेली ज्योग्राफी के क्वेश्चन चाहिए तो मैं डेली एक वीडियो रेगुलर डालता हूँ यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हो।
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद।